हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेक्शन 69 और सेक्शन 69A को कवर करेंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पर फिर से राइट्स ऑफ मोर्गेजी के बारे में ही बात करेंगे कि मोर्गेजी को क्या राइट्स दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो मोर्गेजी को सेक्शन 69 और सेक्शन 69A के तहत दो राइट हैं। सेक्शन 69 के तहत उसे यह राइट है कि वह प्रॉपर्टी जो मोर्गेज की गई है उसे सेल कर सकता है, और सेक्शन 69A जो है वो यह कहता है अपॉइंटमेंट और रिसीवर के बारे में 69A बताता है। 69A तभी समझ में आएगा जब पहले सेक्शन 69 समझ में आ जाएगा। सेक्शन 69 बहुत क्लियर कहता है, हेडिंग क्या है इसकी, पावर ऑफ सेल व्हेन वैलिड। सबसे पहले तो ये कि जो सेक्शन 69 है उसके अपने 5 सब सेक्शन हैं। सेक्शन 69 के 5 सब सेक्शन हैं। सेक्शन 69 जो है वो एक तरह से हम कहेंगे आपको वो राइट ऑफ मोर्गेजी के बारे में बताता है कि जो मोर्गेजी है उसके क्या राइट्स हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हम बात यह कर रहे हैं कि जो मोर्गेजी है वह प्रॉपर्टी जो उसके पास मोर्गेज की गई है उसे मोर्गेजी सेल कब कर सकता है, और वो भी बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। सेक्शन 69 यही कहता है। सेक्शन 69 का सबसेक्शन 1 क्लियर करता है कि मोर्गेजी के पास में जो प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई है, जो मोर्गेज प्रॉपर्टी है मोर्गेजी के पास में, वह उसे बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के सेल कर सकता है। लेकिन वो उसे सेल तभी कर सकता है जब जो कंडीशंस बताई गई हैं, जब वो कंडीशंस अप्लाई करेंगी तभी कर सकता है, अदरवाइज वह ऐसा नहीं कर सकता है। अब कौन सी कंडीशंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इंग्लिश मोर्गेज है, टाइप्स ऑफ मोर्गेज हम सभी को पता है, अगर इंग्लिश मोर्गेज है तभी यहाँ पर उस मोर्गेजी का यह राइट एराइज होगा। और कंडीशंस बता रहे हैं हम, अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये राइट एराइज नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि जब मोर्गेज डीड बनी है उस टाइम पर ही एक्सप्रेसली, उस टाइम पर ही क्लियरिफाई एक्सप्रेसली लिख दिया गया था वहाँ पर कि मोर्गेजी को यह राइट होगा कि अगर उसका मोर्गेज डेट पे नहीं हो सका, ड्यू हो गया है, पे नहीं हो सका, तो उस मोर्गेजी के पास यह राइट होगा कि वह उस मोर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर वह मोर्गेजी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। वह मोर्गेजी अगर गवर्नमेंट है, एक्सप्रेसली उसके पास राइट टू सेल उसे दिया गया है बाय मोर्गेज डेट, बाय मोर्गेज डीड। क्लियर है? दूसरा यह है वह प्रॉपर्टी कहाँ होनी चाहिए, वह प्रॉपर्टी कैलकाटा, मद्रास और मुंबई में स्थापित होनी चाहिए। लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग एक चीज़ याद रखनी होगी, आपको इसमें एक बात जो कि आपको सेक्शन 69 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि जो मोर्गेजी है वह अपनी इस पावर का प्रयोग कब नहीं कर सकता है, या फिर यूँ कह लीजिए मोर्गेजी अपनी इस पावर का प्रयोग, सेल करने की पावर का प्रयोग मोर्गेजी तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि, अब वो कंडीशन जान लो वो कौन सी हैं। ध्यान रखिएगा, जब मोर्गेज डेप्ट ड्यू हो चुका है, उसके ड्यू हो जाने के बाद में मोर्गेजी के द्वारा एक रिटन नोटिस भेजा गया है मोर्गेजर को कि आप उस डेप्ट को पे कर दीजिए। नोटिस भेजने के 3 महीने के बाद ही यहाँ पर मोर्गेजी का यह राइट जो सेक्शन 69 में है, पावर टू सेल, यह राइट एराइज होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब यह डेप्ट ड्यू हो चुका है और उसको ड्यू होने के 3 महीने बाद जो उसका इंटरेस्ट मनी है वह 500 रुपये से ज़्यादा हो गई है,
तब भी उसका यह राइट उसके 3 महीने के बाद ही यहाँ पर एराइज होगा। मैं फिर समझा दूं आपको एक बार इसे फिर से। अगर कोई उसका जो डेब्ट था वो ड्यू हो गया है, ड्यू होने के बाद में 3 महीने बीत गए हैं, जो यहाँ पर इंटरेस्ट मनी है वह इंटरेस्ट मनी जो है वह 500 रुपये है, तब यहाँ पर उसका वह राइट एराइज हुआ। कब एराइज हुआ? 3 महीने के बाद में, डेब्ट के ड्यू होने के 3 महीने के बाद में उसका यह राइट यहाँ पर एराइज हुआ। क्लियर है? चलिए अब एक बात हम आपको समझा देते हैं। अगर ऐसा हो कि जो मोर्गेजी है उसके द्वारा जो ये सेक्शन 69 के तहत कंडीशन बताई गई थी, उन कंडीशन को फुलफिल ही ना किया जाए, या फिर सेल को अनुचित तरीके से कर दिया जाए, जो नोटिस देने की बात अभी मैंने बताई थी उस नोटिस पीरियड को फॉलो ना किया जाए, और प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए, तो क्वेश्चन यह अराइज हुआ कि वह प्रॉपर्टी जिस परचेजर ने खरीदी है उसके राइट पर क्या इफेक्ट होगा? उसके राइट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर हाँ इस मोर्गेजर के पास में यह राइट ज़रूर आ जाएगा कि वह इस मोर्गेजी से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यह कहाँ बताया गया है? सेक्शन 69 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है। क्लियर है? चलिए अब आप एक बात याद रखिएगा, जब प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है, जो कंडीशंस थी हम उन पर आते हैं शुरुआत पर ही, कि जो कंडीशंस थी उनको फॉलो करा गया, जो नोटिस की टाइम पीरियड थी उसको फॉलो करा गया, और प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी गई। अब प्रॉपर्टी के बिकते ही पेमेंट किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है, सेक्शन 69 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है। शुरुआत में मैंने कह दी थी 5 सबसेक्शन हैं, एक एक करके क्लियर कर रहे हैं जितना समझा पा रहे हैं। कंडीशंस फुलफिल हो गई, नोटिस का पीरियड फुलफिल हो गया, प्रॉपर्टी सोल्ड आउट कर दी गई। अब पेमेंट किस तरह से होगा? अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई भी इनकम्बनेंस है, मतलब कोई भी चार्जेस वगैरह हैं, तो पहले उनको पे किया जाएगा। सेक्शन 57 के तहत उन्हें कोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में मोर्गेजी यह काम करेगा कि जो उसका मोर्गेज डेब्ट था वह जो भी उसका खर्चा वगैरह हुआ है उन सब का पेमेंट वह ले लेगा। जो फिर बच जाएगा वह वापस ऑथराइज जो पर्सन होगा उस प्रॉपर्टी का उसको दे दिया जाएगा। मतलब मोर्गेजी यहाँ पर एक तरह से ट्रस्टी के रूप में काम कर रहा है। प्रॉपर्टी बेच दी गई, प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया, अब पेमेंट किस किस को देना है यह सब काम मोर्गेजी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर इसका सेक्शन 69 का जो सब सेक्शन 5 है वो बहुत क्लियर करता है कि चाहे आप सेक्शन 69 को देख लें या फिर 69A को, जो कि अपॉइंटमेंट और रिसीवर के बारे में बताता है, इन दोनों सेक्शन को 1 जुलाई 1882 से पहले के जो नियम थे वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, उन पर यह सेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर था? इतनी बात बताई गई थी सेक्शन 69 में। अब हम बात करते हैं रिसीवर को अपॉइंट करने की बात करते हैं। अब हम कहाँ पर है? ये सेक्शन 69A के तहत है। सेक्शन 69 के तहत समझ लो क्या कह रही हूँ मैं। सेक्शन 69 के तहत पावर ऑफ सेल का प्रयोग करने वाला मोर्गेजी ही, ये राइट किसको है? मोर्गेजी अपॉइंट करेगा रिसीवर पर। कौन सा मोर्गेजी अपॉइंट करेगा? जो कि सेक्शन 69 के तहत आ रहा है। क्लियर है? सेक्शन 69 के तहत पावर ऑफ सेल का प्रयोग करने वाले मोर्गेजी को सेक्शन 69 के सेक्शन 69A के सबसेक्शन 2 के तहत, सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के तहत मोर्गेज प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया है। ये कहता है सेक्शन 69A, जो रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा उसका नाम मोर्गेज डीड में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर था? जिस व्यक्ति को एज अ रिसीवर नॉमिनेट किया गया है मोर्गेजी के द्वारा, वह व्यक्ति कैपेबल होना चाहिए रिसीवर के पोस्ट के लिए यहाँ पर। क्लियर है?
पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम एज अ रिसीवर नॉमिनेट है, अगर वो व्यक्ति रिसीवर नहीं बनना चाहता है या मर चुका है या वो कैपेबल ही नहीं रह गया, फिर क्या होगा? तब यहाँ पर मोर्गेजी उस मोर्गेजर से तब यहाँ पर मोर्गेजी उस मोर्गेजर के साथ में मिलकर मोर्गेजर के एग्री होने पर ही, मोर्गेजर की सहमति से ही किसी व्यक्ति को एज अ रिसीवर अपॉइंट करेगा। लेकिन अब इसमें भी लेकिन आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर वह जो मोर्गेजर है वह सहमत नहीं हो पा रहा है, फिर यहाँ पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी आएगी, फिर कोर्ट के पास जाकर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनके द्वारा किसी व्यक्ति को रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए। क्लियर था? एक बात याद रखना, कोर्ट के द्वारा रिसीवर को हटाया भी जा सकता है। कोर्ट रिसीवर को उसके पद से किसी भी टाइम हटा देगा। इसके लिए दोनों मोर्गेजर और मोर्गेजी के द्वारा रिटन में एक रिक्वेस्ट कोर्ट के पास जाएगी, या फिर कोई एक पार्टी भी रिक्वेस्ट कोर्ट से कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर सफिशिएंट कॉज है इस रिसीवर को हटाने के लिए, तो उस रिसीवर को वहाँ पर उसी समय रिमूव कर दिया जाएगा। एक बात जो आपको इसमें याद रखनी है, यह रिसीवर जो है इसमें, वह रिसीवर मोर्गेजर का एजेंट माना जाता है। रिसीवर कौन है? रिसीवर यहाँ पर मोर्गेजर का एजेंट माना जाता है। इसे आपको अच्छी तरह याद रख लेना है। क्लियर था? तो फिर इसी के साथ में आज का आपका यह लेसन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं।